नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। आज तारीख है 23 अप्रैल 2024 और देखिए दूसरे चरण के चुनाव में अब सिर्फ एक दिन बचे हैं। मतलब कल 24 अप्रैल 2024 को शाम 5 बजे दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा और दूसरे चरण में सबसे हॉट सीट है पूर्णिया, जहां पप्पू यादव को हराना तेजस्वी यादव की प्रायोरिटी हो गई है। तो आज 23 अप्रैल को तेजस्वी यादव पप्पू यादव को हराने के लिए पूर्णिया में जान लगाने वाले हैं। तो देखिए इसकी चर्चा करेंगे। हम यह बताएंगे कि नीतीश कुमार के बारे में यह बात समझ में नहीं आती है कि वे कितने बार मूर्ख बन चुके हैं। क्या आगे भी ऐसे ही बनते रहेंगे या फिर जो वो कहते हैं वह ऐसे ही है। आगे इसकी भी चर्चा करेंगे कि महाराजगंज लोकसभा में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपने बेटे आकाश कुमार सिंह को कांग्रेस का टिकट तो दिलवा दिया, लेकिन आगे की चुनौतियां क्या हैं। हम यह भी बताएंगे कि पटना साहिब की सीट अब तक क्यों नहीं घोषित की गई, कांग्रेस ने उम्मीदवार का ऐलान क्यों नहीं किया, छेदी पासवान सासाराम में क्या करेंगे और पश्चिमी चंपारण में मदन मोहन तिवारी के उम्मीदवार बनते ही कौन मायूस हुआ है। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार अब क्या कर सकते हैं। इन तमाम विषयों पर सुबह की चाय में चर्चा होगी। तो सबसे पहले शुरुआत पूर्णिया से। देखिए पूर्णिया एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां तेजस्वी यादव की इज्जत दांव पर फंस गई है, दांव पर लग गई है। बीमा भारती आरजेडी की उम्मीदवार है, लेकिन वह मुख्य मुकाबले में आ ही नहीं रही हैं। तेजस्वी यादव कल भी पूर्णिया में थे, परसों भी पूर्णिया में थे और बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है कि जनसभाओं में भीड़ नहीं जुट रही है। जो लोग आ रहे हैं वे भी पप्पू यादव का नारा लगा देते हैं। तो वहां मुख्य मुकाबला संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव में है। बीमा भारती को रेस में लाने के लिए तेजस्वी यादव को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और पप्पू यादव को हराना कितनी बड़ी प्रायोरिटी है तेजस्वी यादव के लिए, यह कल भी आपने समझा होगा जब उन्होंने कल पूर्णिया में भाषण में कह दिया कि यदि आपको इंडिया को वोट नहीं देना है, बीमा भारती को वोट नहीं देना है, तो एनडीए को दे दीजिए, मतलब जेडीयू के संतोष कुशवाहा को दे दीजिए। तो देखिए पप्पू यादव बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें जन समर्थन भी मिलता दिख रहा है। पूर्णिया में जो लोग हैं, पूर्णिया को जो लोग कवर कर रहे हैं, वे कहते हैं कि पप्पू यादव का जितना विरोध हो रहा है उतना ही उनका समर्थन बढ़ता जा रहा है। वह पूर्णिया के बेटे के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय होने का फायदा जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी वाले भी अंतर्मन से पप्पू यादव के साथ हो गए। मुसलमान और यादव तो टस से मस हो ही नहीं रहे। बीजेपी वाले कह रहे हैं पप्पू यादव इंडिया के उम्मीदवार तो हैं नहीं, निर्दलीय हैं, चलो इनके साथ हो लेते हैं, पहले सीट छुड़ा लेते हैं जेडीयू से, अगली बार बीजेपी का उम्मीदवार होगा और फिर लड़ लेंगे पप्पू यादव से। तो देखिए आज तेजस्वी यादव जान लगाने वाले हैं। कैसे जान लगाने वाले? आज पूरे दिन, कल रात तेजस्वी यादव पूर्णिया में ही थे, आज पूरे दिन तेजस्वी यादव रोड शो करेंगे। पूर्णिया के सबसे बड़े होटल मेफेयर में उनका प्रवास है, वहीं उन्होंने डेरा डंडा डाल रखा है। पूर्णिया में पप्पू यादव को हराने के लिए दर्जनों आरजेडी विधायकों, एमएलसी, एमपी को कैंप कराया गया है। तो तेजस्वी यादव आज रोड शो करेंगे और लोकसभा चुनाव के दौरान यह उनका पहला रोड शो, बड़ा रोड शो होने जा रहा है। दिन भर वे मेफेयर होटल से निकलेंगे और फिर दिन भर रोड शो करते हुए शाम को वापस मेफेयर होटल में आएंगे। धमदाहा भी जाएंगे, बिशनपुर भी जाएंगे, रुपौली भी जाएंगे, फलका भी जाएंगे, कोरहा भी जाएंगे। तो बीमा भारती
वो उम्मीदवार जिन्होंने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए जेडीयू की विधायकी से इस्तीफा दिया, और जब मुकाबले में नहीं है, कहीं नहीं रहेंगी, तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। खैर 26 अप्रैल को वोटिंग है, तो चलिए देखना होगा कि तेजस्वी यादव जो आज जान लगाते हैं उसका रिस्पांस क्या मिलता है। फिर पप्पू यादव किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, संतोष कुशवाहा जो मौजूदा सांसद हैं वह कितना प्रयास करते हैं। आगे हम बात करते हैं नीतीश कुमार की। देखिए नीतीश कुमार भी चुनावी जनसंपर्क में निकले हुए हैं, बस से यात्रा कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं। तो कल नीतीश कुमार ने फिर से कहा, तेजस्वी यादव की चर्चा कर रहे थे, पता नहीं मैं ही मूर्ख था, मैंने उसे बना दिया, और फिर मुझे जब लगा कि वह गड़बड़ कर रहा है तो मैंने हटा दिया, मैं अलग हो गया। देखिए यह बात नीतीश कुमार ने 2017 में भी कही थी कि मैं ही मूर्ख था। तो जब 2017 में आप मूर्ख बन गए थे तो सवाल उठता है ना कि 2022 में आप फिर से कैसे मूर्ख बन गए, कैसे तेजस्वी यादव को साथ कर लिया था और फिर 2023 में हटाना पड़ा। जीतन राम मांझी के बारे में जब वे नीतीश कुमार से अलग हुए थे तो बिहार विधानसभा के भीतर जीतन राम मांझी के बारे में नीतीश कुमार ने क्या नहीं कहा था, मैं ही मूर्ख था जो हमने इनको मुख्यमंत्री बना दिया, ये क्या थे जी। और जब नीतीश कुमार एनडीए में गए तो फिर से नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के लिए वोट मांगने गया लोकसभा क्षेत्र पहुंच गए। तो नीतीश कुमार की ये बातें किसी को हजम नहीं होती हैं कि वे कितनी बार मूर्ख बनते हैं। वे राजनीति के इतने बड़े चाणक्य हैं, इतनी बड़ी सोशल इंजीनियरिंग की, पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा, दलित बनाम महादलित की लालू यादव की सत्ता को उखाड़ दिया। क्या वे इतनी आसानी से मूर्ख बन जाते हैं? नहीं, इसके पीछे गहरा रहस्य है और यह पॉलिटिकल एनालिस्ट समझते हैं। तो खैर ये नीतीश कुमार की बात हुई। आगे फिर कभी दोनों एक साथ हो जाएं तो कौन आश्चर्य करेगा। राजनीति में संभावनाओं के दरवाजे तो कभी बंद होते नहीं हैं। अब चलिए हम बात करते हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की। अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपने बेटे आकाश कुमार सिंह को कांग्रेस का टिकट दिला ही दिया। महाराजगंज से आकाश कुमार सिंह कांग्रेस मतलब इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। कांग्रेस की सीईसी में उनके नाम को मंजूरी दी गई। बिहार के और 4 लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार भी तय किए गए। पश्चिमी चंपारण से मदन मोहन तिवारी, सासाराम से मनोज राम, तो ये, और मुजफ्फरपुर से अजय निषाद। तो देखिए आकाश कुमार सिंह उम्मीदवार बन गए। अब अखिलेश प्रसाद सिंह के सामने चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि सच्चिदानंद राय बिहार विधान परिषद के सदस्य जो मूल रूप से छपरा के रहने वाले हैं, सारण, सिवान, महाराजगंज उनका इलाका है, उन्होंने इस बात का ऐलान कर रखा है कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और विधान परिषद के चुनाव में निर्दलीय लड़कर उन्होंने जीत हासिल की है जब बीजेपी ने उन्हें गच्चा दिया था। तो आकाश कुमार सिंह भी भूमिहार मतलब अखिलेश सिंह के बेटे और सच्चिदानंद राय भी भूमिहार। लालू यादव ने यह सीट कांग्रेस को दिया ही इस मकसद से था कि आप भूमिहार उम्मीदवार उतारें। लालू यादव फिर से यह सीट प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को नहीं देना चाहते थे। तो रणधीर सिंह ने भी आरजेडी की सदस्यता से त्याग कर दिया है। वे भी फैसला लेने वाले हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल मौजूदा सांसद हैं, बीजेपी के घोषित उम्मीदवार हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक से चुनाव के उम्मीदवार की घोषणा में देरी हुई है। तो अब बड़ी चुनौती यह है कि जिस भूमिहार वोट बैंक के बूते आकाश कुमार सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं, क्या सच्चिदानंद राय खामोश बैठ जाएंगे? क्या सच्चिदानंद राय चुनाव नहीं लड़ेंगे आकाश कुमार सिंह के समर्थन में? और यदि दोनों लड़ते हैं
तो फिर वोटों का विभाजन कैसे होगा? हाँ, ये सच है कि कांग्रेस के उम्मीदवार के पास लालू यादव के वोट बैंक की पूंजी भी होगी, मतलब यादव मुसलमान और जिस तरीके से कुशवाहा साध आ रहे हैं। लेकिन सच्चिदानंद राय के पास एक नेटवर्क है, जनसुराज का भी नेटवर्क है, और उधर रणधीर सिंह, वे भी बीजेपी विरोधी मतों में ही सेंधमारी करेंगे। तो यहां बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले आज की तारीख में 3 उम्मीदवार दिखाई पड़ रहे हैं: आकाश कुमार सिंह, सच्चिदानंद राय और रणधीर सिंह, प्रभुनाथ सिंह के बेटे। समझ सकते हैं क्या होगा? रणधीर सिंह राजपूत मतों को काटेंगे, अधिक संख्या में तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए मुश्किलें होंगी। लेकिन इन दोनों के बीच, आकाश कुमार सिंह और सच्चिदानंद राय के बीच फैसला तो होना होगा, नहीं तो किसी की बात नहीं बनेगी। अब महाराजगंज की बात करते हुए ही हम जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार की बात कर लेते हैं। देखिए, अरुण कुमार एलजेपी में थे, चिराग पासवान चाचा कहते थे। जब चिराग पासवान बुरे वक्त में थे, तब अरुण कुमार ने साथ दिया, अपनी पार्टी का विलय कर दिया था। अरुण कुमार टिकट चाहते थे, नवादा से या जहानाबाद से। टिकट लोजपा उन्हें दिला नहीं पाई। अरुण कुमार ने गुस्से में पार्टी छोड़ दी। और जब अरुण कुमार ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया था, तो उन्होंने उस संडे को जहानाबाद के अपने समर्थकों की बैठक बुला ली थी। और यह माना जा रहा था कि वे जहानाबाद में भूमिहार जो कहते हैं, यह क्षेत्र हमारा है, अस्मिता का सवाल है। 2019 में भी अरुण कुमार लड़े थे, अरुण कुमार फिर से मैदान में आ जाएंगे। लेकिन इस बीच महाराजगंज की सीट गई कांग्रेस के खाते में। भूमिहार को लड़ाया जाना था। खबरें आई कि लालू यादव अरुण कुमार की पैरवी कर रहे हैं। तब अरुण कुमार शांत बैठ गए। और उधर भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच वाले आशुतोष कुमार ने जहानाबाद में निर्दलीय, या उनकी पार्टी है राष्ट्रीय जनजन पार्टी, उससे चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अरुण कुमार इंतजार करते रहे कि महाराजगंज का फैसला होगा। कभी उम्मीदें बनती, कभी उम्मीदें टूटती। उनके समर्थक कभी उत्साहित होते, कभी निराश होते। लेकिन अब तो फैसला हो गया कि महाराजगंज के उम्मीदवार आकाश कुमार सिंह बनाए गए हैं। तो यहां भी अरुण कुमार को निराशा हाथ लगी। लेकिन अरुण कुमार एक ऐसे राजनीतिक प्राणी हैं, उनके डीएनए में पॉलिटिक्स है, उनके डीएनए में संघर्ष है, और उनके पास अपने समर्थक भी बड़ी संख्या में है। कि वे बगैर चुनाव लड़े निष्क्रिय बैठे रहेंगे चुनाव के मौसम में, यह बात किसी को समझ में आती नहीं है। तो अब अरुण कुमार क्या फैसला करते हैं, यह भी देखने और समझने की बात होगी। तो अरुण कुमार की बात हमने समझाई है आपको। अब देखिए, सासाराम में कांग्रेस ने मनोज कुमार को प्रत्याशी बनाया। ये मूल रूप से बसपा के हैं। 2019 में बसपा से चुनाव लड़े थे, ठीक ठाक मत लाया था, संसाधन भी है। तो मनोज राम हैं, वे कई पार्टियों में अपनी पहुंच बनाए हुए थे। अब तो उन्हें कांग्रेस का टिकट मिल चुका है। लेकिन बीच में अभी कुछ दिन पहले ही, जब बीआईपी पार्टी का समझौता आरजेडी के साथ हुआ और आरजेडी ने चुनाव लड़ने के लिए बीआईपी को गोपालगंज सुरक्षित सीट दी, तो मुकेश सहनी अपना उम्मीदवार लड़ाना चाहते थे। तेजस्वी यादव एक डॉक्टर का नाम ले रहे थे। खैर, अंत में चंचल पासवान घोषित किए गए, मुकेश सहनी की ही पसंद है। लेकिन इस बीच मनोज कुमार, जो अब कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, उनके नाम की चर्चा भी हो गई थी मीडिया में कि वे ही मुकेश सहनी की पार्टी बीआईपी के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। तो मनोज कुमार उम्मीदवार बन गए। उधर से शिवेश राम हैं बीजेपी से। छेदी पासवान जो बेटिकट हुए, मौजूदा सांसद हैं, वे अब क्या करेंगे, इस पर नजर रखनी होगी कि छेदी पासवान की भूमिका 2024 के चुनाव में क्या होती है। वे घर बैठ जाते हैं या फिर किसी न किसी रूप में बसपा की सवारी ही
सही कि चुनाव मैदान में आ जाते हैं। यह देखना होगा और यह देखा जाना भी है। वैसे हमने यह देखा है कि कई सांसद जो बेटिकट हुए उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया। सिवान में कविता सिंह, पशुपति पारस, चंदन सिंह, महबूब अली कैसर, प्रिंस राज, ये ऐसे सांसद हैं। सुनील कुमार पिंटू, रमा देवी, ये ऐसे सांसद हैं जो चुनावी मैदान में बेटिकट होने के बाद नहीं आए। अब देखिए मुकेश सहनी के लिए भी एक चुनौती सामने आ गई है। मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी बीआईपी से किसी सहनी को टिकट नहीं दिया, किसी मल्लाह को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने पूरे बिहार में एक मल्लाह को टिकट दे दिया है और वह भी कोई कमजोर नहीं है। अजय निषाद जो मुजफ्फरपुर के मौजूदा सांसद हैं, बीजेपी ने बेटिकट किया तो कांग्रेस में शामिल हुए। तो अब देखना यह होगा कि मुजफ्फरपुर में दो मल्लाहों की लड़ाई है। अजय निषाद इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार, और बीजेपी से राजभूषण चौधरी निषाद जो मुकेश सहनी की पाठशाला के प्रारंभिक कक्षा के छात्र रहे हैं। तो अब मुकेश सहनी चूंकि इंडिया ब्लॉक में है तो उन्हें यह ताकत दिखानी होगी कि जिधर हम हैं उधर का ही मल्लाह चुनाव जीतेगा, या फिर कम से कम यह कि जिधर हम हैं उधर ही मल्लाह का वोट अधिक जाएगा। तो यह परीक्षा मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में होनी है। वैसे हमने यह देखा था, सुना था कि अजय निषाद के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी और इसी कारण शायद उनका टिकट भी बीजेपी ने काटा, लेकिन अब तो वे कांग्रेस के उम्मीदवार बन ही गए हैं। तो ये अजय निषाद की बात हुई। अब यदि हम पश्चिमी चंपारण की बात कर ले तो मदन मोहन तिवारी उम्मीदवार बना दिए गए। वहां शाश्वत केदार जो थे वे बड़ी तैयारी कर रहे थे। केदार पांडे के पौत्र 2019 में वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। तो शाश्वत केदार और मदन मोहन तिवारी के बीच प्रतियोगिता थी। टिकट मदन मोहन तिवारी को मिल गया। केदार पांडे की अपनी प्रतिष्ठा रही है। देखना यह होगा कि दोनों के बीच कितना तालमेल स्थापित होता है। हमने पहले ही कहा था कि पश्चिमी चंपारण में एक ब्राह्मण को ही टिकट दिया जाएगा, क्योंकि किसी न किसी ब्राह्मण को तो इंडिया ब्लॉक से उम्मीदवार बनाया ही जाना था और आरजेडी ने जब नहीं बनाया था तो कांग्रेस को ही यह काम पूरा करना था। एक बात और गौर करने की है कि देखिए, यदि एनडीए से 3 भूमिहार उम्मीदवार हैं तो अब इंडिया ब्लॉक से भी 3 भूमिहार उम्मीदवार हो गए। मुन्ना शुक्ला वैशाली से, अजीत शर्मा भागलपुर से और आकाश कुमार सिंह महाराजगंज से। तो देखना होगा कि भूमिहार मत किस तरीके से जहां ये चुनाव लड़ रहे हैं वहां प्राप्त होता है। आपने जाना ही है कि बीजेपी के भी 3 उम्मीदवार हैं, जिनमें 2 बीजेपी के 3 उम्मीदवार नहीं, बीजेपी के 2 और जेडीयू के 1। जेडीयू से ललन सिंह और बीजेपी से गिरिराज सिंह और विवेक ठाकुर। विवेक ठाकुर का चुनाव हो चुका है, तो यह देखने की बात होगी। अब देखिए, आज सुबह की चाय में आखिरी चर्चा हम ये करते हैं कि पटना साहिब का टिकट क्यों नहीं घोषित किया गया। खबर आ रही थी कि अंशुल अभिजीत मीरा कुमार के बेटे के नाम पर मुहर लग गई है, लेकिन जब उम्मीदवारों की सूची जारी हुई तो उनका नाम गायब था। तो क्या मीरा कुमार कन्विंस नहीं कर पाई? अंशुल अभिजीत भी कुशवाहा हैं। वैसे भी पटना साहिब की सीट के बारे में लोग जानते हैं कि यहां कांग्रेस की जीत की संभावनाएं न के बराबर रहती है, लड़ना होता है। फिर भी हम जान रहे हैं कि कई उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अब तक यह तय नहीं कर पाया है कि हम पटना साहिब में किसे लड़ाएंगे। अब पटना साहिब ही एक ऐसी सीट बची है जहां से इंडिया ब्लॉक को उम्मीदवार घोषित करना है। तो ये तमाम खबरें आज सुबह की चाय में हमने आपको बताई। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।